हेलो, हाय, नमस्ते एंड मोस्ट वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आप लोग जानते ही हो कि ये है हमारा चैनल होम साइंस लेट्स क्रैक इट और मैं हूं डॉक्टर वंदना गुप्ता और आज का हमारा टॉपिक है श्वसन तंत्र यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। रेस्पिरेशन के बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि अब रेस्पिरेशन जो होता है इसमें जो वायुमंडल से ऑक्सीजन का अंतर्ग्रहण किया जाता है, तो ये जो ऑक्सीजन लेने का कार्य है वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के द्वारा ही होता है। और जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसके द्वारा हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका यानी कि हर एक जो सेल है वो ऑक्सीजन की सप्लाई प्राप्त करती है और हमारी सेल्स के द्वारा उसका उपयोग हो जाने के बाद में ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में इनको बाहर निकाल देती हैं। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो हमारी जो श्वसन क्रिया है यानी कि जो हमारी रेस्पिरेशन प्रोसेस है वो कोशिका और वातावरणीय वायु के मध्य में होने वाला आदान प्रदान है या फिर हम इसे पारस्परिक विनिमय भी कह सकते हैं। ओके, अब ये जो श्वसन क्रिया है ये दो पूर्णतः भिन्न भिन्न क्रियाओं के माध्यम से होती है। ठीक है, जो पहली क्रिया है वो है आपकी इनहेलेशन, ये आप देख सकते हो पहली क्रिया जिसे कि हम इनहेलेशन बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं प्रश्वसन। और दूसरी जो क्रिया है वो है आपकी एक्सहेलेशन जिसे कि हम बोलते हैं निश्वसन। ओके, तो ये जो हमारी जो रेस्पिरेशन प्रोसेस है ये इन्हीं दोनों इनहेलेशन और एक्सहेलेशन दोनों का सम्मिलित रूप होता है। अब इसके बाद में जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है ये इन दोनों प्रक्रियाओं को दो भिन्न भिन्न स्तर पर करता है। जो पहली क्रिया है उसमें क्या होता है, पहली क्रिया में कोशिका और वायु कोश यानी कि एल्वेलाई के मध्य होती है पहली क्रिया। ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं बाह्य श्वसन यानी कि एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहते हैं, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन बोलते हैं। या फिर आप इसको ये भी कह सकते हो कि ये टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन है जिसमें कि आपका एक है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन जिसे कि हिंदी में हम कहेंगे बाह्य श्वसन। ठीक है, और ये किस किस के मध्य में होता है, ये आपका होता है कोशिका और वायु कोश। तो अभी हम आगे जब इसकी संरचना पढ़ेंगे देन आपको पता चल जाएगा कि वायु कोश क्या है। ठीक है, इंग्लिश में इसे कहते हैं एल्वेलाई। ओके, तो ये हो गया एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, आपके कोशिका और वायु कोश के मध्य में होता है। और जो दूसरा श्वसन है उसको बोलते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन या फिर जो दूसरा रेस्पिरेशन है उसको इंटरनल रेस्पिरेशन या फिर इसको एक और नाम दिया गया है टिश्यू रेस्पिरेशन। अब क्यों इसको टिश्यू रेस्पिरेशन कहा जा रहा है तो अभी आपको समझ में आ जाएगा। और इसको हिंदी में बोलते हैं अंतः श्वसन। ओके, अब इसमें क्या होता है, इसमें जो है ये किस किस के बीच में होता है, ये रक्त कोशिका और ऊतक के मध्य में, रक्त कोशिका यानी कि जो कैपिलरीज हैं और ऊतक के मध्य में होता है। ओके, इसी वजह से इसको टिश्यू रेस्पिरेशन भी कहते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया, जो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है वो कोशिका और वायु कोश के बीच में हो रहा है और जो इंटरनल रेस्पिरेशन है वो रक्त कोशिका और ऊतक के बीच में होता है। चलिए अब हम बात करते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की। तो जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है इसको हिंदी में कहते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, इसको हिंदी में कहते हैं हम श्वसन पथ। चलिए अब इसको हम देख लेते हैं और इसके साथ साथ में हम इसका पिक्चर भी देख लेंगे जिससे कि हमें बहुत ही क्लियर हो जाएगा। अब जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है तो ये हमारे नाक से लेकर के
और जो हमारे लंग्स के अंदर में वायु कोश हैं, उस वहां तक, नासिका से लेकर के लंग्स के वायु कोश तक लगातार यानी निरंतरता में, रेगुलरिटी में स्थित जितने भी श्वसन अंग हैं, यानी जितने भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन हैं, जिनसे कि हो करके जो हवा है, वातावरणीय वायु है, उसका वो जाती है, आती और जाती है, ठीक है। तो वो आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का निर्माण करती है, यानी कि हमारे नाक से लेकर के हमारे लंग्स के अंदर जो वायु कोश है, वहां तक जितने भी अंग हैं, ऑर्गन हैं, जिन्हें कि हम रेस्पिरेटरी ऑर्गन कह सकते हैं, तो जिनसे कि होकर के वायु आ जा रही है, वहां तक का जो है आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट कहलाता है, यानी कि वो पूरा आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर में आता है और ये सारे अंग मिल करके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का निर्माण करते हैं। अब ये कौन कौन से अंग हैं, तो चलिए फिर इसको हम देख लेते हैं पिक्चर के माध्यम से, ये कौन कौन से अंग हैं। देन आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि हाँ, इसमें कौन कौन से अंग पाए जाते हैं। तो कहाँ गया इसका पिक्चर? हाँ, ये है, ठीक है। एक पिक्चर ये है आपका, देखिए एक तो ये पिक्चर है, ठीक है, और एक और पिक्चर है जिसमें कि जो फर्दर के हैं वो हमको आपको बताएंगे। पहले इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। अब इसमें आप देख सकते हो, सबसे पहले आपकी नाक आ जाती है, जिसे कि हम नोज कह सकते हैं, ठीक है। ये आपकी नाक आ गई, ओके, जिसे कि हम नासिका भी हिंदी में कह सकते हैं। उसके बाद में आ जाता है फेरिंग्स, जिसे कि हिंदी में हम ग्रसनी कहते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम में भी हमने इसको डिस्कस किया हुआ था, ठीक है, ये आ गया। फिर नेक्स्ट जो है लैरिंग्स, इसमें इस पिक्चर में लैरिंग्स नहीं है, लेकिन अभी जो नेक्स्ट पिक्चर हम दिखाएंगे उसमें आपको दिखाएंगे कि लैरिंग्स कहाँ पर होता है। लैरिंग्स को स्वर यंत्र कहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में आ जाता है ट्रैकिया, तो ये आप देख सकते हो, ये है ट्रैकिया, जिसे कि हिंदी में हम श्वास नली कहते हैं, ओके। और इसके बाद में आती है ब्रोंकाई, यानी कि जो है श्वसनी जिसे हम बोलते हैं, तो यहाँ पर नहीं दिखाया गया है। अभी जो नेक्स्ट पिक्चर हम दिखाएंगे तो उसमें आपको ट्रैकिया जो आगे फर्दर, ये आपकी जो ट्रैकिया है ये फर्दर यहाँ पर डिवाइड हो रही है, तो यही फर्दर डिवाइड होकर के आपकी ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, एल्वोलाई, ये सारे का निर्माण करती है, ठीक है। तो अभी हम दूसरे पिक्चर में आपको दिखा देंगे। ये है आपका लंग्स, ठीक है, ये आपका राइट लंग है और ये आपका लेफ्ट, ओके। ये आपके रिब्स यानी कि पसलियां हैं। ये है डायफ्राम, ये डायफ्राम जो है ये क्या करता है, ये हमारा जो चेस्ट है यानी कि हमारा वक्ष और हमारे आमाशय यानी कि स्टमक के बीच में होता है। तो आप कह सकते हो कि ये एक डिवाइडर की तरह काम करता है, दोनों को एक दूसरे से अलग करता है, उन दोनों के बीच में ये डायफ्राम पाया जाता है, ओके। तो ये पिक्चर हो गई। अब इसके बाद में हम दूसरी पिक्चर देखते हैं, हाँ, और यहाँ पर ये आप देख सकते हो, ये नासा गुहा है, नेजल कैविटी जो हमारे नाक में पाई जा रही है, और जो मुख गुहा है यानी जो ओरल कैविटी है वो हमारे मुंह में पाई जा रही है, ठीक है। अभी इसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे। चलिए दूसरा पिक्चर भी ले लेते हैं, जिससे हम आपको जो और अंग हैं उनको भी दिखा देते हैं इस पिक्चर के माध्यम से। फिर हम आगे हर एक जो पार्ट है उसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपका जो सिलेबस है उसमें इसका संरचना पूरा दिया गया है और किस तरीके से ये काम करता है, ये सारी चीज़ें दी गई हैं। तो हर एक अंग का क्या काम है वो हमें यहाँ पर डिस्कस करना होगा, तभी आपको पता चल पाएगा कि हाँ, रेस्पिरेशन जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें किस तरीके से ये हर एक पार्ट जो है वो भाग लेता है और काम करता है। तो चलिए ये देख लेते हैं, ये है पिक्चर आपका जो नेक्स्ट पिक्चर है। अब इसमें जो मैं कह रही थी ना वहां पर कि लैरिंग्स नहीं था, जिसे कि हम स्वर यंत्र कह रहे हैं, ओके। तो पहले लैरिंग्स होता है, पहले फेरिंग्स यानी आपकी ग्रसनी होती है, उसके बाद में ये लैरिंग्स आ जाता है,
ठीक है। और लैरिंग्स के बाद में फिर ये ट्रैकिया आता है, श्वास नली, जो कि आपने देखा ही था। ये हो गया राइट लंग, ये लेफ्ट लंग हो गया, यानी कि दायां फेफड़ा और बायां फेफड़ा हो गया। अब ये जो आपकी ट्रैकिया है ये फर्दर डिवाइड होती है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये आगे डिवाइड हो रही है इसी को राइट ब्रोंकस इस साइड में, और इसको लेफ्ट ब्रोंकस बोलते हैं, या फिर इसको ब्रोंकाई भी बोलते हैं, ठीक है। फिर इसके आगे में ये फर्दर फिर से डिवाइड होता है, जिसे कि हम ब्रोंक्यूल्स कहते हैं, या फिर इसको हिंदी में हम कहते हैं श्वसनिकाएं। इसको श्वसनिकाएं कहते हैं हिंदी में, और इसको हिंदी में बोलते हैं जो आपका ब्रोंकाई है इसको श्वसनी कहते हैं, ठीक है। यहां पर मैं लिख देती हूं, ब्रोंकाई को श्वसनी कहते हैं। और जो इनसे जो ये ब्रोंकाई है ये आगे जब फर्दर डिवाइड होती है, विभाजित होती है, तो इसको ब्रोंक्यूल्स कहते हैं, जो इसकी शाखाएं हैं, ठीक है। इसके बाद में अब यही जो ब्रोंक्यूल्स है ये आगे फर्दर फिर से डिवाइड होता है, ठीक है, और वायु कोश का निर्माण करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एल्वेलस लिखा हुआ है, तो इसको एल्वेलस भी कह सकते हैं या फिर एल्वेलाई भी कह सकते हैं, और हिंदी में इसको कहते हैं वायु कोश। ओके, और ये हमारा लंग्स है। चलिए फिर आगे हम बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नासिका की, यानी कि नोज। तो जो वातावरण की जो वायु है, जो हवा है, तो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में सामान्य रूप से हमारे नाक के द्वारा ही अंदर प्रवेश करती है। अब जो हमारे नाक का बाहरी वाला हिस्सा होता है, यानी जो बाह्य नासिका होती है, उसको हम देख सकते हैं आराम से, क्योंकि वो दिखाई पड़ता है। और ये जो नाक का हमारा बाहरी वाला हिस्सा है, जो बाह्य नासिका है, इसमें नासिका अस्थियां यानी कि नेजल बोन्स होती हैं, और नेजल कार्टिलेज यानी कि उपास्थियां होती हैं। यानी कि आप कह सकते हो जो हमारी बाह्य नासिका है ये नेजल बोन्स और उपास्थि, नासिका अस्थियां और उपास्थियां, इनसे मिलकर के बनी होती है। और इसमें एक बड़ी गुहा होती है जिसे कि नासिका गुहा कहते हैं, यानी कि इंग्लिश में इसको नेजल कैविटी बोलते हैं, जो कि प्रीवियस पिक्चर में हमने दिखाया हुआ था। इसके बाद में जो हमारी ये नेजल कैविटी है, यानी कि जो नासिका गुहा है, ये फर्दर क्या होती है, बाद में ये आगे के फिर ये दाहिने और बाएं दो बराबर भागों में विभाजित हो जाती है, ठीक है। और ये किसके द्वारा विभाजित होती है, इसके बीच में जो दाएं और बाएं भाग है उसके बीच में एक विभाजक पट होता है, जिसे कि नेजल सेप्टम बोलते हैं। यानी कि हमारे नाक में जो बीच में हमारे राइट और लेफ्ट को डिवाइड कर रहा है, विभाजित कर रहा है, वो चीज आपका नेजल सेप्टम या फिर विभाजक पट कहलाता है। ओके, अब जो नेजल कैविटी है उसके विभाजित हो जाने पर इसके आगे यानी कि जो बाहर की ओर और पीछे की ओर दो दो छिद्र होते हैं। अब जो बाह्य छिद्र है जो कि हमको दिखाई पड़ रहा है, ठीक है, जो आपका राइट और लेफ्ट जो छिद्र है, रंध्र या फिर कह सकते हैं, उसको एंटीरियर नेयर्स बोलते हैं, या फिर अग्र नासा रंध्र कहते हैं। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं जो अग्र नासा रंध्र होता है, नासा रंध्र होता है, इसको कहते हैं एंटीरियर, इंग्लिश में नेयर्स, ठीक है। तो ये बाह्य छिद्र होते हैं, ये होते हैं बाह्य छिद्र, ठीक है। इनको एंटीरियर नेयर्स कहा जाता है, जो कि बाहर से अंदर की हवा ले जाते हैं, ठीक है। और जो पीछे की तरफ छिद्र होते हैं उन्हें पश्च नासारंध्र कहते हैं, या फिर इंग्लिश में इसे कहते हैं पोस्टीरियर नेयर्स। और इसको जो है ये आपके मतलब पीछे की तरफ के ये छिद्र होते हैं, तो बाह्य छिद्र हो गए, और जो पीछे की तरफ यानी कि पीछे की तरफ आप कह सकते हो कि अंदर की ओर जो होते हैं, पीछे के छिद्र होते हैं ये, ठीक है। तो इनको कहते हैं पोस्टीरियर नेयर्स या फिर पश्च नासारंध्र। और ये क्या करते हैं, ये ग्रसनी यानी कि
फेरिंग्स तक हवा ले जाते हैं। ठीक है, तो जो आपका एंटीरियर नेयर्स होता है ये बाहर से अंदर की हवा लेकर आता है, और जो पोस्टीरियर नेयर्स है ये ग्रसनी यानी कि फेरिंग्स तक हवा ले जाते हैं। ओके, तो ये दोनों हो गए। अब इसके बाद में हम बात करेंगे फेरिंग्स की यानी कि ग्रसनी की। तो यहाँ पिक्चर में आप देख सकते हो, इसमें फेरिंग्स तो नहीं है, लेकिन पिक्चर डाइजेस्टिव सिस्टम में भी हमने आपको फेरिंग्स पढ़ाया हुआ था, तो आपको थोड़ा सा उसके बारे में पता होगा। दोबारा हम यहाँ पर बता देते हैं कि फेरिंग्स जो होता है हमारे नासिका में से प्रवेश की हुई वायु जो होती है उसको नाक मार्ग को पार करके ग्रसनी में पहुंचती है। यानी जो हवा है हमारे नाक से प्रवेश करती है और उसके बाद में नाक के मार्ग से होते हुए उसको पार करके फेरिंग्स में पहुंच जाती है। अब जो ग्रसनी है वो कहाँ पर, आपका जो ये चीक्स होते हैं, गाल होते हैं, उसके आधार के पास, और जो हमारी नेजल कैविटी है, ओरल कैविटी है, और जो स्वर यंत्र है यानी जो लैरिंग्स है इसके पीछे स्थित होता है फेरिंग्स। ठीक है, और इसको जो आपका फेरिंग्स है वो 12 से 14 सेंटीमीटर लंबा होता है। ओके, और इसका ऊपरी जो सिरा होता है वो चौड़ा होता है। तो चलिए इसको हम पिछली डाइजेस्टिव सिस्टम में भी इसको हम पढ़ चुके हैं। अब इसको भी हमें फर्दर 3 में डिवाइड करते हैं। तो ये भी चीज हमने पढ़ी हुई थी, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लैरिंगोफेरिंग्स। तो इसको लेकिन अब जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम था तो उसमें वहां पर उसके कार्य की दृष्टि से डाइजेशन के हिसाब से हमने उसको बताया था। यहाँ पर रेस्पिरेशन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे इन तीनों पार्ट्स को, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और तीसरा है हमारा लैरिंगोफेरिंग्स। तो पहला जो हमारा नेजोफेरिंग्स है यानी कि नासा ग्रसनी है, इसमें क्या होता है, ये हमने बताया था कहाँ पर स्थित होता है। ग्रसनी का जो नासिका गुहा है यानी कि जो आपकी नेजल कैविटी है उसके पीछे कोमल तालु के अस्तर से ऊपर वाला भाग होता है, जिसमें कि जो आपके पोस्टीरियर नेयर्स हैं, पश्च नासा रंध्र हैं जो अंदर की ओर छिद्र होते हैं नाक में, वो आकर के यहाँ पर खुलते हैं नेजोफेरिंग्स में, और इनके ठीक पीछे और बगल में ऑडिटरी ट्यूब्स होते हैं जिन्हें कि श्रवणीय नलिका बोलते हैं। ये यहाँ पर आकर के खुलती हैं और इन्हीं में से, ऑडिटरी ट्यूब में से ही हो करके वायु हमारे दोनों ओर के जो कान हैं वहां तक पहुंचती है। ठीक है, अब जो आपकी नेजोफेरिंग्स है इसकी जो पीछे की लेयर होती है उसकी जो छत है उसको एडिनॉइड्स कहते हैं। जो आपकी नेजोफेरिंग्स है, नेजोफेरिंग्स, ठीक है, इसके जो पीछे की लेयर होती है उसकी जो छत है, लेयर ऊपर का जो छत होती है उसको कहते हैं इंग्लिश में एडिनॉइड्स। ओके, अब इसी छत से यानी कि नेजोफेरिंग्स की छत से लटके हुए लसिकाभ ऊतक होते हैं जिन्हें कि हम कहते हैं लिम्फेटिक टिश्यू। लिम्फेटिक टिश्यू हिंदी में जिन्हें हम लसिका ऊतक बोलते हैं। तो ये जो इसकी छत से लटके हुए लिम्फेटिक टिश्यू होते हैं इनमें थोड़ा सा उभार होता है और इन्हीं को हम टॉन्सिल कहते हैं। तो टॉन्सिल आपने नाम सुना ही होगा, ठीक है, लेकिन उसका जो सही नाम है वो उसका नाम है फेरेंजियल टॉन्सिल। फेरेंजियल क्यों नहीं, क्योंकि ये फेरिंग्स में, नेजोफेरिंग्स में पाया जा रहा है, इसकी छत से लटका होता है तो इस वजह से इसको फेरेंजियल टॉन्सिल कहते हैं। ठीक है, टॉन्सिल्स। और जो है तो आप ये कह सकते हो जो ये टॉन्सिल है जो कि हमको दिखाई पड़ता है, आप अगर जब अपना मुंह खोलोगे तो यहाँ पर लटका हुआ एक जो पार्ट दिखाई पड़ता है हमारे गले के पास में जस्ट, वो आपका टॉन्सिल कहलाता है। ठीक है, या फिर उसको हम फेरेंजियल टॉन्सिल बोलते हैं, तो वो आपका लिम्फेटिक टिश्यू ही होता है। ओके, अब जब ये टॉन्सिल बढ़ जाता है या फिर जो एडिनॉइड्स है ये बढ़ जाता है, इसी के छत से लटका हुआ है तो ये भी बोल सकते हैं, या फिर बढ़ जाता है या फिर इसमें सूजन अगर आ जाती है तो इसको नाक की हड्डी का बढ़ना कहा जाता है। इससे क्या होता है, जब बच्चों में अगर ये चीजें होती हैं तो क्या होते हैं, बच्चे मुंह से सांस लेने लगते हैं, क्योंकि क्या होता है जो हमारी श्रवणीय नलिकाएं हैं यानी कि जो हमारी ऑडिटरी ट्यूब्स हैं, जब ये टॉन्सिल बढ़ जाता है तो जो ऑडिटरी ट्यूब्स हैं ये क्या होती हैं, बंद हो सकती हैं।
क्योंकि जो ऑडिटरी ट्यूब्स हैं ये हमारी नाइजोफैरिंग्स के पीछे और जस्ट बगल में ही होती हैं। तो अब जब ये टॉन्सिल बढ़ जाएगा या फिर वो उसमें स्वेलिंग आ जाएगी तो जो ऑडिटरी ट्यूब्स हैं वो क्या करेंगे, उनका मुख द्वार बंद हो जाएगा और इससे क्या होता है, जब मुख द्वार बंद हो जाता है तो बोलने में भी कठिनाई पैदा होती है और हम जो है नाक की जगह पर मुंह से सांस लेने लगते हैं। ओके, तो ये तो हो गया नाइजोफैरिंग्स की बात। फिर दूसरा जो आता है ओरोफैरिंग्स, ये आपके मुख गुहा के पीछे वाला भाग होता है, यानी कि ओरल कैविटी के पीछे वाला भाग होता है जो कि आपके एपिग्लॉटिस तक का होता है। ठीक है, अब जो एपिग्लॉटिस की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं वो आपका जो एपिग्लॉटिस है उसका काम क्या होता है, ये आपका क्या काम करता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करता है। एपिग्लॉटिस, एपिग्लॉटिस ये क्या काम करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करता है। ये जो भी हम भोज्य पदार्थ ले रहे हैं या फिर जो हम पेय पदार्थ ले रहे हैं, चाहे वो लिक्विड हो चाहे वो सॉलिड हो, उनको हमारा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है यानी जो हमारी ट्रैकिया है जहाँ से हम सांस ले रहे हैं उसमें जाने से ये रोकता है। यानी कि ठोस और तरल पदार्थों को जो कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जाते हैं, वहां पर इनका डाइजेशन होता है, तो इन ठोस और तरल पदार्थों को रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में यानी कि जो हमारा श्वसन पथ है उसमें जाने से ये रोकता है, ट्रैक्ट में जाने से रोकता है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट काम होता है एपिग्लॉटिस का। ठीक है, क्योंकि अगर जो है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जो भी तरल पदार्थ है या फिर अगर कोई भी सॉलिड भोज्य पदार्थ है अगर उसमें चला गया तब हमारे सांस लेने में दिक्कत आ जाएगी और चोक हो सकता है, जिसकी वजह से फिर हमें प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, हमें सांस लेने में दिक्कत आ सकती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करता है आपका एपिग्लॉटिस। ओके, अब क्या होता है, ये तो जो हमने बताया कि ओरोफैरिंग्स जो है ये आपके एपिग्लॉटिस तक का भाग होता है। ठीक है, अब यहीं से आपका जो रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो ट्रैकिया है और जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का इसोफेगस है, ये दोनों ही ट्रैकिया और इसोफेगस के रूप में ये अलग अलग हो जाते हैं एपिग्लॉटिस से ही। ओके, अब जो हमारे जब भी हम कोई भी चीज़ स्वैलो करते हैं, निगलते हैं, तो उसका जो सबसे प्रारंभिक स्तर होता है उसमें आपका ओरोफैरिंग्स और लैरिंगोफैरिंग्स ये दोनों ही वो काम कंप्लीट करते हैं, यानी कि इन दोनों का रोल होता है। फिर इसके बाद में तीसरा आता है आपका स्वर यंत्र ग्रसनी यानी कि लैरिंगोफैरिंग्स। ये ग्रसनी का सबसे नीचे का भाग होता है जिसमें कि हायोइड अस्थियां होती हैं। ठीक है, और ये हायोइड अस्थि के स्वर से स्वर यंत्र के पीछे तक होता है। यानी कि आप ये कह सकते हो कि जो हमारा लैरिंगोफैरिंग्स है, लैरिंगोफैरिंग्स ये जो है ग्रसनी के सबसे नीचे का भाग होता है जो कि हायोइड अस्थि, इंग्लिश में इस तरीके से लिखते हैं हायोइड बोन। ठीक है, इसके स्वर से स्वर यंत्र के पीछे तक का यानी कि लैरिंग्स के पीछे तक रहता है ये। ओके, अब क्या है, ग्रसनी के इसी भाग से जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है और जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो अलग अलग हो जाता है और आगे की ओर से जो वायु स्वर यंत्र है यानी जो लैरिंग्स है उसमें चली जाती है, यानी कि वायु जो है वो हमारे लैरिंग्स में चली जाती है और जो भोजन हम लेते हैं वो पीछे की ओर से इसोफेगस में चली जाती है। तो यहाँ पर आप पिक्चर देख सकते हो, आपको क्लियर हो जाएगा। ये जो पहला वाला पिक्चर है इसमें आप देख सकते हो, ये देखिए यहाँ पर ये फैरिंग्स है, ग्रसनी है और फैरिंग्स की जस्ट बाद से ही आपका इसोफेगस स्टार्ट हो जाता है। जहाँ पर इसोफेगस फैरिंग्स खत्म होता है वहीं से इसोफेगस स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ जो भोजन हम लेते हैं वो फैरिंग्स से होते हुए फिर हमारे इसोफेगस में चला जाता है। ठीक है, पीछे की ओर। और जो हम सांस लेते हैं, जो वायु से मतलब वातावरण से हम वायु ले रहे हैं वो हमारे लैरिंग्स में, ठीक है, हमारे लैरिंग्स में जाती है आगे की ओर से। ओके, लैरिंग्स जो कि आप यहां पर देख सकते हो ये है, ट्रैकिया के जस्ट ऊपर वाला भाग होता है लैरिंग्स। अब इसके बाद में हम बात कर लेते हैं लैरिंग्स की। तो जो लैरिंग्स है उसको कहते हैं स्वर यंत्र और ये जो है आपके ग्रसनी मतलब स्वर यंत्र जो है ग्रसनी
के ऊपर से और नीचे की ओर जो श्वास नली है यानी जो ट्रैकिया है उसके साथ मिला रहता है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये लैरिंग्स है, तो इसके ऊपर जो है क्या होता है आपका ग्रसनी यानी कि फेरिंग्स होता है। तो फेरिंग्स के ये जो है ऊपर को फेरिंग्स से यानी कि लैरिंग्स का जो ऊपर वाला भाग है वो फेरिंग्स से जुड़ा होता है और इसका जो नीचे वाला भाग है वो आपके ट्रैकिया के साथ में मिला रहता है। तो यहाँ पर आपको दिख ही रहा है क्योंकि इसके नीचे ही भाग से ट्रैकिया स्टार्ट हो जा रहा है और इसमें जो है हार्ड, अस्थि और जो हमारी जीभ का निचला भाग है वो रहता है। अब ये जो है जो हमारा ट्रैकिया है यानी जो हमारी श्वास नली है उसका सबसे ऊपरी भाग होता है और कहाँ पर ये ट्रैकिया में जाकर के खुलता है। सबसे ऊपरी भाग है, ये देख ही रहे हो आप, यह सबसे ऊपरी भाग है और ये कहाँ पर खुल रहा है, ये ट्रैकिया में आकर के खुल रहा है। अब जो स्वर यंत्र है यानी जो लैरिंग्स से ही स्वर की उत्पत्ति होती है, ये जो लैरिंग्स है इसी वजह से इसको स्वर यंत्र कहा जाता है क्योंकि यहीं से स्वर की उत्पत्ति होती है। तो जब भी हम बोलते हैं तो बोलते समय क्या होता है कि हमारे जो स्वर रज्जु हैं, ये ओकल कॉर्ड्स हैं, उनमें कंपन होने लगता है जिससे क्या होता है ध्वनि उत्पन्न होती है। और जो संपूर्ण स्वर यंत्र है उसका निर्माण कई सारी उपास्थियों से मिल करके होता है जिसमें कि थायराइड है, क्रिकॉइड है, एरिटिनॉइड है, एपिग्लॉटिस उपास्थियां हैं, ये सारी मुख्य रूप से होती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो हमारा स्वर यंत्र है वो कई सारी उपास्थियों से मिलकर के बना होता है। ठीक है, अब आते हैं, ये तो हो गई लैरिंग्स की बात। अब हम बात करते हैं स्वर रज्जु, जो हम अभी बात कर रहे थे जिसमें कंपन होता है और उससे फिर ध्वनि उत्पन्न होती है। तो जो स्वर रज्जु है जिसे कि हम ओकल कॉर्ड्स बोल रहे हैं, स्वर रज्जु इंग्लिश में इसे कहते हैं ओकल कॉर्ड। ओके, अब जो ये है आपका ओकल कॉर्ड, ये आपके कनेक्टिव टिश्यूज से, इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू होते हैं उनसे मिलकर के ये बने होते हैं और इनमें जो आपका स्वर यंत्र का बेस है उस पर सामने की ओर और थायराइड उपास्थि की जो आंतरिक भित्ति है वहां से होकर के ये पीछे की ओर जो एरिटिनॉइड उपास्थि है वहां तक ये फैला होता है। यानी कि जो आपका ओकल कॉर्ड्स है ये थायराइड उपास्थि से लेकर के एरिटिनॉइड जो उपास्थि है वहां तक फैला होता है। जैसा हमने बताया कि आपका जो स्वर यंत्र है वो कई सारी उपास्थियों से मिलकर के बना होता है, उसी में थायराइड और एरिटिनॉइड है। ठीक है, तो ये इन दोनों के बीच में फैला हुआ होता है। और अब इसके बाद में अब हम बात करते हैं कि जो स्वर उत्पन्न होता है, ध्वनि उत्पन्न होती है, वो कैसे उत्पन्न होती है, तो उसकी थोड़ी सी प्रोसेसिंग जान लेते हैं। तो जो हमारा लैरिंग्स है उसकी जब पेशियां यानी जो उसकी मसल्स हैं जब वो संकुचित होती हैं तो क्या होता है, जो एरिटिनॉइड उपास्थि है उसमें वो क्या करती है कि स्वर रज्जुओं को पास पास ले आती है और इनके बीच में क्या होती है, जो जगह होती है वो सक्रिय हो जाती है यानी कि नैरो हो जाती है। ठीक है, अब जब ये जगह सक्रिय हो जाती है तो घाटी की दरार बन जाती है। तो घाटी की दरार, और इसको एक चीज मतलब इसको टर्म दिया गया है, इसको जो ये सक्रिय हो जाती है इसको घाटी की दरार कहते हैं। तो यहाँ पर हमारे कहने का मतलब है चूंकि जो लैरिंग्स की पेशियां हैं यानी कि स्वर यंत्र की पेशियां जब संकुचित होती हैं, इनमें कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो इससे क्या होता है कि जो एरिटिनॉइड उपास्थि है वो क्या करती है, स्वर रज्जुओं को पास पास ले आती है। यानी कि हमारे जो स्वर रज्जु हैं, ओकल कॉर्ड्स हैं, वो पास पास आ जाते हैं। जब इनमें संकुचन होता है पेशियों में तो स्वर रज्जु पास पास आ जाते हैं और जो जगह है इनके बीच में वो जगह सक्रिय हो जाती है। ठीक है, मीन्स नैरो हो जाती है और इसी जो जगह सक्रिय हो गई है इसको कहते हैं घाटी की दरार। घाटी की दरार या फिर इंग्लिश में इसको कहते हैं रीमा ग्लॉटिडिस।
ओके, घाटी की दरार कहते हैं। तो अब ये जो घाटी की दरार बन रही है, तो जब हम एक्सहेल करते हैं यानी कि निःश्वसन करते हैं, तो उसके दौरान जो वायु है बहुत तेजी से इस दरार से होते हुए निकलती है और जो स्वर रज्जु हैं उनमें कंपन होता है, जिससे कि ध्वनि उत्पन्न होती है। ठीक है, तो क्या होता है, अब ये जो घाटी की दरार है, यहां से जो वायु है वो क्या होती है, बहुत तेजी से निकलती है। घाटी की दरार से वायु तेजी से निकलती है, तो स्वर रज्जु में कंपन होता है और जब कंपन होता है तो ध्वनि उत्पन्न होती है। तो ये प्रोसेस है पूरा। ठीक है, अब लेकिन मतलब जब संकुचित हुई तब ये आपकी ध्वनि उत्पन्न हो रही है, लेकिन जब हमारी स्वर यंत्र की जो पेशियां हैं जब वो रिलैक्स मोड में रहती हैं यानी कि शिथिल हो जाती हैं, तो क्या होती हैं, जो उपास्थियां हैं वो क्या करती हैं, बाहर की ओर घूम जाती हैं और जो हमारे स्वर रज्जु हैं वो एक दूसरे से दूर हट जाते हैं और जो इनके बीच में दरार जो नैरो हो गया था, ठीक है, सकरा हो गया था, वो दरार क्या है, अब जो है विस्फारित हो जाता है यानी कि दूर दूर हो जाता है, जिससे कि क्या होता है, कोई भी ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है। ठीक है, तो ये प्रोसेस होती है। अब क्या होता है कि जैसे आपने सुना ही होगा कि जो बहुत सारे सिंगर हैं तो कहते नहीं है कि हाँ इनका जो पिच है बहुत हाई है या फिर इनका पिच बहुत लो है। तो जो वो पिच होता है ध्वनि का, उसको हिंदी में कहते हैं ध्वनि का स्वर मान। ध्वनि का स्वर मान कहते हैं। आपने सुना होगा कहते हुए कि इनका पिच बहुत हाई है, इनका पिच बहुत लो है, तो इसे कहते हैं हिंदी में ध्वनि का स्वर मान या फिर इसको बोलते हैं पिच। तो अब ये जो पिच है ये आपका डिपेंड करता है रज्जुओं की, जो ओकल कॉर्ड्स हैं इनकी रज्जु की लंबाई और इनके तनाव पर निर्भर करता है। पिच का गहरा होना मतलब हाई होना या फिर लो होना, ये आपके रज्जु की लंबाई और इनके तनाव पर निर्भर करता है, स्वर मान है। अगर जो है तनाव बहुत अधिक है, जो बढ़ा हुआ तनाव है, तो स्वर ऊंचा होगा और अगर कम तनाव है तो जो है जो स्वर है वो मंद होगा यानी कि धीमा होगा। तो ये इसी पर डिपेंड करता है, जो वोकल कॉर्ड्स हैं उनकी लंबाई और इनके तनाव पर। ओके, चलिए ये हो गया वोकल कॉर्ड्स की बात। अब बात कर लेते हैं हम ट्रैकिया की। तो ट्रैकिया को श्वास नली भी कह सकते हैं, श्वास प्रणाल भी कह सकते हैं या फिर हम ट्रैकिया भी कह सकते हैं। तो जो श्वास नली है ये आपके स्वरयंत्र यानी लैरिंग्स के नीचे से आरंभ होती है और फेफड़ों तक पहुंचती है, जहां पर ये फर्दर दो शाखाओं में विभाजित हो जाती है। तो यहाँ पर आप इस पिक्चर में देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। ये जो ट्रैकिया है ये सिंगल है यहाँ पर। अब जब ये आगे बढ़ती है, आरंभ होकर के फेफड़ों तक ये पहुंचती है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, ये दो शाखाओं में विभाजित हो जा रही है। यहाँ पर आपको दिख रहा है ये पहली शाखा है जिसे कि राइट ब्रोंकस कह रहे हैं यानी कि दायां श्वसनी बोलते हैं, और ये दूसरा है जिसे कि लेफ्ट ब्रोंकस कहते हैं या फिर लेफ्ट ब्रोंकाई बोल सकते हैं। ठीक है, तो अब ये दो शाखाओं में विभाजित हो गई। अब इसके बाद में और प्रत्येक फेफड़े में ये प्रवेश कर जाती है। तो यहाँ पर देख रहे हैं ये फेफड़े के अंदर अब जा रही है। ओके, और ये लगभग 12 सेंटीमीटर लंबी नली होती है, यानी जो आपकी ट्रैकिया है ये 12 सेंटीमीटर लंबी होती है। अब जो श्वास नली का निर्माण है यानी कि जो ये ट्रैकिया का निर्माण होता है, तो इसमें आप देख सकते हो ये लगभग 16 से 20 सी आकार की उपास्थियां होती हैं। मतलब सी आकार की उपास्थियों के अपूर्ण छल्ले होते हैं यानी कि रिंग्स होते हैं। तो ये जो हैं आपके ये अपूर्ण छल्ले हैं, अपूर्ण छल्ला, जिन्हें कि हम रिंग्स कहते हैं। तो देखिए रिंग यानी कि जो अंगूठी होती है, कोई भी छल्ला होता है तो उसमें कोई भी गैप नहीं होता, यानी कि चारों तरफ से वो पैक होता है, बंद होता है। रिंग पूरा होता है यानी कि पूर्ण होता है रिंग, लेकिन यहाँ पर अपूर्ण छल्ला लिखा है यानी कि वो जो रिंग है वो पूरा कंप्लीट नहीं होता है।
तो अब ये जो है आपकी जो ट्रैकिया होती है, इसमें कम से कम 16 से 20 सी आकार की जो है अपूर्ण छल्ले होते हैं, जो कि एक दूसरे के ऊपर स्थित रहते हैं, एक दूसरे से में आपस में कनेक्टिव टिश्यूज के द्वारा, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू और जो मस्कुलर टिश्यू हैं इनके द्वारा ये जुड़े हुए होते हैं। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पर ये चीज है, ये छल्ले हैं जो कि अपूर्ण है और एक दूसरे से कनेक्टिव टिश्यू और जो स्मूथ मसल्स हैं इनके द्वारा ये एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। अब जो ये श्वास नली है, आपकी ट्रैकिया है, इसकी जो आंतरिक सतह है उसमें क्या होती हैं, गॉबलेट सेल्स पाई जाती हैं। इन ट्रैकिया में गॉबलेट सेल्स पाई जाती हैं, इसके अंदर गॉबलेट सेल्स पाई जाती हैं। इसको हिंदी में कहते हैं चषक कोशिका, ठीक है। तो जो गॉबलेट सेल्स पाई जाती हैं ये एक प्रकार का श्लेष्म स्रावित करती हैं, यानी कि इनसे म्यूकस का श्रावण होता है और ये जो श्लेष्मा इसमें से सिक्रीट हो रहा है वो पूरी श्वास नली को, यानी कि पूरी ट्रैकिया को चिकना रखता है और उसको नम बनाए रखता है। क्योंकि अगर जो है ये नम चिकना नहीं होगा और इसमें मॉइस्चर नहीं होगा तो क्या होगा, ये ड्राई हो जाएगा और ड्राई होकर के फिर दिक्कत आ सकती है, ठीक है, अदर प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो सकती हैं। तो ये क्या करता है, श्लेष्मा उत्पन्न करता रहता है, जो ये गॉबलेट सेल्स हैं, जिससे क्या होता है जो पूरी ट्रैकिया है वो चिकनी रहती है और इसमें मॉइस्चर बना रहता है। ओके, अब बात करते हैं ब्रोंकाई की। तो ये तो हो गया ट्रैकिया की बात। अब ये जो ट्रैकिया है आपकी फर्दर दो में डिवाइड हो जा रही है, जिसे कि हम ब्रोंकाई कह रहे हैं। राइट और लेफ्ट ब्रोंकाई होती है। अब ये जो ब्रोंकाई है इसको प्राइमरी श्वसनी बोलते हैं, ठीक है, इसको प्राइमरी श्वसनी कहते हैं। ये प्राइमरी राइट ब्रोंकस है और ये भी आपकी प्राइमरी लेफ्ट ब्रोंकस है, ठीक है। ये दोनों आपकी प्राइमरी यानी कि प्राथमिक श्वसनी होती हैं, जो कि दो होती हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि अब इसके बाद में दोनों दाईं और बाईं जो प्राइमरी श्वसनियां हैं ये प्रत्येक जो दाएं और बाएं फेफड़ा है उसमें प्रवेश कर जाती हैं और फेफड़ों में प्रवेश करते ही ये सेकेंडरी और टर्सरी श्वसनियों में विभाजित हो जाती है। तो ये है आपकी श्वसनियां, ब्रोंक्यूल्स जिसे हम कह रहे हैं। तो देखिए अब यहाँ पर ये ट्रैकिया थी, सिंगल थी, फर्दर ये दो प्राइमरी ब्रोंकाई में विभाजित हुई, ठीक है, श्वसनी में विभाजित हुई। अब ये जो श्वसनी है ये फर्दर द्वितीयक, यानी कि आप ये कह सकते हो जो ये आपकी प्राइमरी है और ये है आपकी सेकेंडरी, ये आपकी सेकेंडरी ब्रोंक्यूल है, ठीक है, ये सेकेंडरी है। और इसके बाद में ये फर्दर आप यहां देख रहे हो ये अब इसके आगे जाकर के ये फिर से यहां पर डिवाइड हो जा रही है। तो ये आपकी टर्सरी है, यानी कि यहां पर जो है ये वाला जो पोर्शन है इसको हम कह सकते हैं टर्सरी। टर्सरी मीन्स तृतीयक। ओके, तो यानी कि ट्रैकिया सिंगल थी, वो आगे दो प्राइमरी ब्रोंकाई में डिवाइड हुई। अब ये जो ब्रोंकाई है आपकी आगे जाकर के सेकेंडरी ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड हुई और फिर सेकेंडरी आगे जाकर के टर्सरी ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड हुई, यानी कि सेकेंडरी और टर्सरी द्वितीयक और तृतीयक श्वसनियों में ये आगे जाकर के विभाजित हो जाती हैं। अब जो दाई श्वसनी है यानी कि जो आपकी राइट ब्रोंकस है ये क्या होती है, ये छोटी होती है और चौड़ी होती है। ये आपकी छोटी और चौड़ी होती है, जबकि जो आपकी ये लेफ्ट वाली है, ये लेफ्ट वाली ब्रोंकाई है, ये आपकी होती है लंबी होती है और संकरी होती है, लंबी और सक्रिय होती है, ठीक है। अब जो ये श्वसनियां हैं इनकी जो लेयर्स हैं इनमें उपास्थि पाई जाती है और इसमें श्लेष्मिक ग्रंथियां भी उपस्थित रहती हैं और इनकी जो लेयर है यानी कि इनका जो अस्तर है वो आपका एपिथेलियम टिश्यूज से बना हुआ होता है। अब इसके बाद में आगे हम बढ़ते हैं ब्रोंक्यूल्स पर, यानी कि श्वसनिकाओं पर, इनकी बात कर लेते हैं। तो जो श्वसनिकाएं हैं, तो जो आपकी टर्सरी श्वसनिकाएं हैं ये फेफड़े के खंड में प्रवेश करती हैं, यानी कि जो आपका लंग्स है वो आपके खंडों में विभाजित होता है,
लोब्स जिसे बोलते हैं। तो अब जो टर्सरी ब्रोंक्यूल्स है ये आपके फेफड़े के खंड में प्रवेश करती हैं और उसके बाद में जब ये फेफड़े के खंड में लोब्स में प्रवेश करती हैं फिर आगे ये अनेकों सूक्ष्म शाखाएं और प्रशाखाओं में विभाजित हो जाती हैं, ठीक है, जिन्हें की श्वसनिकाएं कहते हैं। ओके, अब जो मतलब कि अब जो आगे की ओर जो श्वसनिकाओं में डिवाइड हो रही हैं बहुत सी सूक्ष्म शाखाओं में, ये टर्सरी आगे फिर जाकर के डिवाइड हो रही है, उसमें क्या होता है, उसमें उपास्थि नहीं होती है। चूंकि आपका जो सेकेंडरी और टर्सरी थी इसमें तो उपास्थि पाई जा रही थी, लेकिन जो आगे फर्दर बहुत सारी सूक्ष्म शाखाएं और प्रशाखाओं में विभाजित हो रही हैं, ठीक है, ब्रांच और सब ब्रांच में विभाजित हो रही हैं, उनमें उपास्थि यानी कि कार्टिलेज नहीं होता है, लेकिन उनकी जो पेशियां होती हैं, मसल्स होती हैं, वो आपके जो फ्लेक्सिबल टिश्यूज हैं उनके बने होते हैं और इनमें भी इनकी जो लेयर्स होती हैं वो आपकी एपिथेलियल टिश्यूज से उनकी लाइनिंग बनी होती है। अब जैसे जैसे जो पेशियां और तंतुमय ऊतक हैं वो समाप्त होते जाते हैं, वैसे ही आगे ये बहुत सी छोटी छोटी नलिकाओं में नलिकाएं बन जाती हैं जिन्हें कि टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। यानी कि ये आगे डिवाइड होती जाती हैं। अब जो आगे जो ब्रोंक्यूल्स हैं उनको टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स कहेंगे। ओके, अब इसके बाद में हम बात करेंगे वायुकोश नलिकाएं और वायुकोश की। तो जो हम टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स की बात कर रहे हैं, ये जो आगे डिवाइड होकर के टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स बना रहे हैं, ये आगे फिर जाकर के कई सारी शाखाओं में विभाजित होती हैं और सूक्ष्म नलिकाएं बनाएंगी जिन्हें कि वायुकोशीय नलिकाएं कहते हैं, यानी कि एल्वेलर डक्ट्स कहते हैं। और ये नलिकाएं आगे फिर अति सूक्ष्म वायुकोश यानी कि एयर सैक में खुलती हैं और उन्हें वायुकोशिकाएं कहते हैं। यानी कि जो आपकी अब आगे ये कह सकते हैं हम जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स है आगे फिर से कई शाखाओं में विभाजित होती हैं और जब आगे जो शाखा में विभाजित हो रही हैं तो वो आगे जा करके कहां पर खुलती हैं, आपके वायुकोश में, ये एल्वेलस या फिर हम इसको एल्वेलाई कहते हैं, ठीक है। जो वायुकोशीय नलिकाएं हैं, ठीक है, जो कि आपके एयर सैक में वायुकोश में खुल रही हैं, इन्हीं को ही हम वायुकोशिकाएं कहते हैं या फिर एल्वेलाई कहते हैं। तो ये आप देख सकते हो, ये है एल्वेलाई, यानी कि ये आपकी सेकेंडरी थी, टर्सरी थी, फिर इसमें आगे भी बहुत सारी श्वसनिकाएं यानी कि ब्रोंक्यूल्स में विभाजित होती हैं। तो यह पिक्चर के माध्यम से इतना दिखाना पॉसिबल नहीं है। और यहाँ पर फिर ये जो है ऐसे छोटे छोटे गुच्छों के रूप में होती हैं, वो आपकी एल्वेलाई रहती हैं। अब जो ये वायुकोश हैं ये फूले फूले अंगूर के गुच्छों के समान रहते हैं, जिसमें फेफड़ों के जो आंतरिक तल का जो क्षेत्रफल है इसकी वजह से बहुत ज़्यादा अत्यधिक बढ़ जाता है फेफड़ों का क्षेत्रफल। अब यहीं पर जो एल्वेलाई है, यहीं पर वायुकोशिकाएं हैं, तो यहीं पर जो है आपका गैसों का आदान प्रदान होता है। ओके, और ये भी इनकी भी जो लेयर्स होती हैं, जो इनकी भित्तियां होती हैं, वो आपकी एपिथेलियम से बनी होती हैं। ओके, तो ये हो गया हमारा फाइनली, यानी कि जो आपकी ट्रैकिया, जहां से ट्रैकिया स्टार्ट हो रही थी, ट्रैकिया से लेकर के एल्वेलस पर जाकर के ये खत्म होता है। जो ये डिवीजन हो रहा है, विभाजित आगे होता जा रहा है, तो ट्रैकिया से स्टार्ट होता है और फिर जाकर के एल्वेलाई पर ये खत्म होता है, वायु कोशिकाओं पर खत्म होता है, ठीक है। फाइनली जो हमारी वायु कोशिकाएं हैं वही गैसों का आदान प्रदान करती हैं। अब इसके बाद में आ जाता है हमारा लंग्स, यानी कि हमारा फेफड़ा। तो ये जो आप यहाँ पर संरचना देख रहे हो, स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये आपके फेफड़े का ही है। तो जो फेफड़ा है हमारा, वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का सबसे मुख्य स्पॉन्जी अंग होता है, यानी जो हमारे लंग्स है ना, वो स्पॉन्ज के जैसे होते हैं, ठीक है। और ये जो है, जो फेफड़े हैं, ये भी दो में डिवाइड हो जाते हैं, यानी जो इनका दाहिना और बायां भाग है, तो ये शरीर की मध्य रेखा के दोनों साइड में स्थित होते हैं, मध्य रेखा से दोनों साइड यानी कि दाएं और बाएं में स्थित होते हैं। और ये किसके द्वारा पृथक होते हैं, ये होते हैं मीडिया स्टाइनम के द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं। यानी कि जो हमारे फेफड़े का दायां और बायां भाग है वो किसके द्वारा अलग होता है, वो मीडिया स्टाइनम, या फिर इसको हम कह सकते हैं जो मिडिल भाग है उसको मध्य स्थानिका, मध्य
अस्थानिका या फिर इंग्लिश में इसको मीडिया स्टाइनम कहते हैं। तो इनके द्वारा हमारे फेफड़े का ये दोनों भाग विभाजित होता है, राइट और लेफ्ट। अब दोनों फेफड़ों के बीच में जो रिक्त स्थान होता है, अवकाश होता है, इसी में आपका हृदय और हमारी जो बड़ी रक्त वाहिकाएं हैं, श्वास नली है, इसोफेगस है, थाइमस ग्रंथि, ये सारी रहती हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये है हार्ट, यही बीच में ही है ये आपका हार्ट। ओके, जो बीच में अवकाश है, रिक्त स्थान है, वहीं पर ये रहता है। और जो फेफड़ा है गर्दन के निचले भाग से डायफ्राम तक फैला होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये डायफ्राम है, ठीक है। तो हमारी जो गर्दन है उसके निचले भाग से लेकर के डायफ्राम तक हमारा लंग्स होता है। अब जो फेफड़े की जो का मध्य वाला भाग है वो कुछ धंसा हुआ सा होता है, यानी कि अवतल शेप में होता है। अब इसी में आपका हाइलम स्थित होता है और हाइलम से होकर ही जो ट्रैकिया है, पल्मोनरी धमनी है, पल्मोनरी शिराएं हैं, पल्मोनरी तंत्रिकाएं हैं और जो लिम्फेटिक जो है वेसल्स हैं यानी कि वाहिकाएं हैं, वो हमारे फेफड़ों में आती जाती रहती हैं। और इसके बाद में जो हमारा प्रत्येक फेफड़ा यानी कि हमारा जो प्रत्येक लंग्स है, 2 लंग्स हैं, राइट और लेफ्ट। अब ये जो राइट और लेफ्ट हमारा फेफड़ा है, लंग्स है, ये आगे फर्दर फिर खंडों में डिवाइड होता है, यानी कि लोब्स में डिवाइड होता है। तो अब ये जो लोब्स होते हैं, जो हमारा बायां फेफड़ा है, ये यानी कि कह सकते हैं जो ये लेफ्ट वाला लंग है, ये आपके 2 में डिवाइड होता है। तो इस पिक्चर के माध्यम से तो आपको नहीं समझ में आएगा, यहाँ पर मैं लिखकर समझाती हूँ। जो आपका बायां फेफड़ा है, बायां जो फेफड़ा है यानी कि जो लेफ्ट लंग है, ये क्या होता है, इसमें 2 खंड होते हैं जिन्हें कि हम लोब्स कहते हैं। ओके, ये 2 खंड होते हैं। अब इसमें जो 2 खंड हैं, ये भी दोनों खंड जो है ये कैसे विभाजित होंगे, यानी कि पृथक अलग कैसे होंगे। इनके बीच में एक ऑब्लिक फिसर होता है जिसे कि तिरछी विदर हिंदी में कहते हैं, उनके द्वारा ये एक दूसरे से अलग रहते हैं। इसे कहते हैं ऑब्लिक फिसर और हिंदी में कहते हैं इसको तिरछी विदर। तो ये दोनों खंड जो है एक दूसरे से अलग होते हैं ऑब्लिक फिसर के माध्यम से। अब जो दायां फेफड़ा है, यानी कि जो राइट लंग है, इसमें हमारे 3 खंड होते हैं। ओके, अब ये जो 3 खंड हैं ये भी अलग अलग होते हैं, यानी कि पृथक होते हैं एक दूसरे से, ठीक है। अब जो दाएं फेफड़े में जो 3 खंड हैं, इसका जो निचला वाला खंड है वो भी आपका ऑब्लिक फिसर के द्वारा अलग होता है, और जो बचा हुआ पहला और दूसरा खंड है वो आपका ट्रांसवर्स फिसर यानी कि अनुप्रस्थ विदर के द्वारा ऊपरी और मध्य खंड विभाजित हो जाता है। ओके, यानी कि इसमें ऑब्लिक फिसर होते हैं जो सबसे नीचे वाले खंड में, और जो पहला और दूसरा है यानी कि ऊपर और मध्य वाला जो खंड है वो आपका ट्रांसवर्स फिसर के माध्यम से अलग अलग रहता है, ठीक है। ट्रांसवर्स फिसर से आपका ऊपर और मध्य वाला खंड अलग होता है और जो नीचे वाला खंड है वो आपका सेम ऑब्लिक फिसर से अलग हो जाता है। तो ये जो आपका ट्रांसवर्स फिसर से ये ऊपर और मध्य का खंड अलग हो रहा है, इसको ब्रोंकोपल्मोनरी खंड भी कहते हैं। ओके, चलिए, और हर एक खंड में क्या होता है, धमनी और शिरा दोनों होते हैं। प्रत्येक में धमनी यानी कि आर्टरी और वेन्स दोनों ही होते हैं, और प्रत्येक छोटा खंड जो है फिर आगे से कई इकाइयों में विभाजित हो जाता है जिसे कि लोब्यूल्स कहते हैं। यानी कि अब ये लोब्स हैं ये आगे फिर से खंडक में डिवाइड होंगे जिन्हें कि लोब्यूल्स कहेंगे।
ओके, अब इन खंडकों में आपका जो है ट्रैकिया यानी कि ब्रोंकियोल्स, श्वसनिकाएं और वायुकोश भरे रहते हैं। यानी कि जो हमारे एल्वेलाई हैं, वायुकोश हैं, एयर सैक हैं और जो हमारे ब्रोंकियोल्स हैं, ठीक है, श्वसनिकाएं हैं, ये हमारे इन्हीं लोब्यूल्स में रहते हैं। और ये जो है असंख्य मात्रा में, यानी कि जो हमारे वायु कोश हैं, जो एयर सैक हैं जिसमें कि एल्वेलाई रहते हैं, वायु कोशिकाएं रहती हैं, वो असंख्य मात्रा में होते हैं। ठीक है, अब जब हम सांस लेते हैं तो सांस के साथ जो ली गई वायु है वो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से होती हुई हमारे वायु कोश में पहुंचती है, जहां पर इनकी और कोशिकाओं के भित्तियों के बीच में गैसों का आदान और प्रदान होता है। ओके, यानी कि हमारे जो एल्वेलाई हैं उन्हीं से हमारे गैसों का आदान प्रदान होता है। इसके बाद में आपका आ जाता है प्लूरा, यानी कि जो हमारा फेफड़े का कवर होता है। तो चलिए ये हम इसकी संरचना पूरी कंप्लीट ही कर लेते हैं। तो ये जो है आपका, यहाँ पर आप देख सकते हो इस पिक्चर में, ये है प्लूरा। यहाँ पर जो लिखा हुआ है ना, ये प्लूरल कैविटी इसी में होती है। और प्लूरल मेम्ब्रेन, इसी को, जो प्लूरल मेम्ब्रेन है, इसी को हम कहते हैं प्लूरा। प्लूरा या फिर इसको हम कहते हैं फुफ्फुसावरण, यानी कि लंग्स का आवरण, फेफड़े का जो आवरण होता है, यानी कि फेफड़े के को चारों तरफ से जो ढके हुए होता है, जो उसके चारों ओर आवरण होता है, उसी को प्लूरल मेम्ब्रेन के द्वारा वो ढका होता है, जिसे कि हम प्लूरा यहाँ पर कह रहे हैं। तो ये आप देख सकते हो, यही है। और ये डबल लेयर होती है, फेफड़े को चारों तरफ से ये ढके हुए हैं। ओके, चलिए अब इसके बाद में हम पढ़ेंगे मसल्स ऑफ रेस्पिरेशन, यानी कि हमारे श्वसन की जो पेशियां हैं, जो कि हम पढ़ चुके हैं। तो चलिए फटाफट इसको देख लेते हैं, इसमें कुछ है नहीं। जो मसल्स हैं हमारे रेस्पिरेशन की, उसमें हम जो स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। तो जो इनहेलेशन होता है उसके दौरान हमारा जो वच है, यानी कि जो हमारा चेस्ट है, वो फैलता है। तो जो उसका फैलाव होता है वो हमारी इसमें उपस्थित ऐच्छिक और अनैच्छिक पेशियां होती हैं, उन्हीं के द्वारा ये पॉसिबल होता है। यानी कि हमारे चेस्ट में जो ऐच्छिक और अनैच्छिक, यानी कि वॉलंटरी और जो इनवॉलंटरी मसल्स हैं, इन्हीं के द्वारा जब हम इनहेलेशन करते हैं, यानी कि वायु को ग्रहण करते हैं, हवा लेते हैं, सांस लेते हैं, तो जो है हमारा जब वच फैलता है, तो इन्हीं ऐच्छिक और अनैच्छिक पेशियों के द्वारा ये काम होता है। अब जब हम सामान्य रूप से, यानी कि सामान्य रूप से हम रेस्पिरेशन प्रोसेस हमारे अंदर हो रही है कि नॉर्मली हम जब सांस लेते हैं तो फिर हमारे इस मतलब लंग्स में इंटरकॉस्टल मसल्स पाई जाती हैं और ये जो डायफ्राम है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो इंटरकॉस्टल मसल, ये यहाँ पर है। ठीक है, तो ये जो इंटरकॉस्टल मसल्स हैं जिन्हें कि अंतरापर्शुकी पेशियां बोलते हैं हिंदी में, तो ये जो इंटरकॉस्टल मसल्स हैं और जो ये डायफ्राम है, ये आप देख सकते हो, ये डायफ्राम है, ये हमारे मुख्य श्वसनीय पेशियां होती हैं। जब हम मतलब शांत वातावरण में, यानी कि एक नॉर्मल हम रेस्पिरेशन प्रोसेस में हैं, सांस ले रहे हैं, तो उसमें ये दोनों मसल्स जो हैं, इंटरकॉस्टल मसल और जो हमारा डायफ्राम है, ये हमारी मुख्य अंग होते हैं, यानी आप कह सकते हो मुख्य श्वसनीय पेशियां होती हैं, रेस्पिरेटरी मसल्स होती हैं जो कि इनमें भाग लेती हैं। लेकिन जब हम कठिन और गहरी सांस लेते हैं, यानी कि डीप ब्रीदिंग करते हैं, तो उस समय हमारा गर्दन, हमारा कंधा, हमारे जो उदर की पेशियां हैं, ये भाग लेती हैं। ओके, यानी कि जब हम नॉर्मल जो है सांस ले रहे हैं नॉर्मली, तो फिर हमारी इंटरकॉस्टल मसल और डायफ्राम इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, और जब हम गहरी सांस लेते हैं तो उस दौरान हमारा गर्दन और हमारे जो कंधा है और हमारे जो उदर की पेशियां हैं वो उसमें पार्टिसिपेट करती हैं। ओके, तो चलिए फिर ये संरचना हमारी पूरी कंप्लीट हो गई है। अब आगे हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, यानी कि श्वास की जो क्रिया विधि होती है उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। इसके साथ साथ में जो गैसों का आदान प्रदान होता है वो कैसे होता है वो देखेंगे, और आगे भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट, यानी कि जो रेस्पिरेशन रेट है ये देखेंगे, और जो कई सारी गैसें हम जो वायु के साथ में ले रहे हैं उनका परसेंटेज क्या होता है इसको डिस्कस करेंगे, और साथ में जो वॉल्यूम्स हैं और जो कैपेसिटीज़ होती हैं लंग्स की वो भी हम डिस्कस करेंगे।
चलिए, तो आगे फर्दर जो चीज़ें हैं इसमें, वो नेक्स्ट पार्ट में इसके हम डिस्कस करेंगे आगे फर्दर, जो भी क्रियाविधि वगैरह अभी जो बाकी हैं इसमें। ओके, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको ये जो भी आज हमने पूरी तरीके से अच्छे से समझाने की कोशिश की है, अगर आपको समझ में आया है, अच्छा लगा है, देन लाइक जरूर करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और साथ साथ में सब्सक्राइब भी कर लें अगर अभी तक नहीं किया हुआ है। ओके, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय, टेक केयर।